हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करंट रिलेटेड इशू पर एक डिटेल लेक्चर लेंगे और आपका इशू क्या है, आपका टॉपिक क्या है, वो है सरोगेसी इन इंडिया। और ये न्यूज़ में क्यों हो रहा है, न्यूज़ में रहने का इसका कारण है नयनतारा और विघ्नेश नाम के दो कपल। ये दोनों ही कपल साउथ इंडियन मूवी से जुड़े हुए हैं। और जो भी आप में से साउथ इंडियन मूवीज़ देखता होगा वो कहीं ना कहीं इस नाम से ज़रूर परिचित होगा, जो कि नयनतारा एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, विघ्नेश एक साउथ इंडियन मूवी डायरेक्टर है। दोनों ने ही एक जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है, दोनों ही अभी अभी माता पिता बने हैं एक जुड़वा बच्चे के। अब कुछ लोगों का या कुछ सामाजिक संगठनों का इन पर आरोप यह है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सैरोगेसी के माध्यम से इन दोनों बच्चों के माता पिता ये बने हैं। और नयनतारा और विघ्नेश दोनों ने ही इस बात को गोपनीय रखा है कि उन्होंने सैरोगेसी के माध्यम से इस माता पिता बने हैं, या क्या उन्होंने माध्यम अपनाया है। अब चूंकि भारत में सैरोगेसी को लेकर अपने कुछ प्रावधान और प्रावधान बहुत कठोर हैं और बहुत ज़्यादा हार्श हैं, तो कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सैरोगेसी के माध्यम से ही ये माता पिता बने हैं। अब इनके राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये बयान है कि वे इस मामले को संज्ञान में लेंगे और कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर वे एक्शन लेंगे हर हाल में। तो भारत में सैरोगेसी या व्हाट इज सैरोगेसी क्या है, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सैरोगेसी होती क्या है। तो सैरोगेसी एक्चुअल में एक प्रैक्टिस है जिसमें एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है किसी दंपत्ति के कहने पर, किसी कपल के कहने पर। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये हैंडेड ओवर कर दिया जाता है उस संबंधित कपल को, जिसने उसको उस महिला को अधिकृत किया था या महिला को अलाउ किया था उस बच्चे को जन्म देने के लिए। लेकिन भारत में अपने कुछ प्रावधान हैं, यह महिला उस दंपत्ति से अनुवांशिक रूप से या उसके रिलेशनशिप से जुड़ी होनी चाहिए, तभी यह महिला उस कपल के बच्चे को जन्म दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती। किसी तरह का कमर्शियल सैरोगेसी भारत में अलाउड नहीं है। ठीक है। अब लॉ रिलेटेड टू सैरोगेसी इन इंडिया। तो सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो पारित हुआ था, इसके क्या प्रावधान है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके प्री से जुड़ता है। ये वाला मैटर जो है आपका प्री से जुड़ेगा। तो क्या प्रावधान है इसके अंदर, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या एक्ट हैं, तो देख लेते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया आपको, कि कमर्शियल सैरोगेसी भारत में अलाउड नहीं है, हर हाल में अलाउड नहीं है। यानी कि आप किसी से पैसा लेकर या पैसा देकर आप किसी से सैरोगेसी अलाउड नहीं हो सकती, या सैरोगेसी भारत में सैरोगेसी आप नहीं करा सकते हैं पैसे के माध्यम से, किसी को किसी भी तरह का अमाउंट पे करके आप। एंड सेकंड पॉइंट इज मस्ट हैव अ चैरिटेबल पर्पस। इसका केवल एक पर्पस हो सकता है, और वो पर्पस क्या होगा आपका, वो पर्पस होगा आपका परोपकार का पर्पस। परोपकार का मतलब आप किसी के हित में या किसी के परोपकारी हित ही इसका हो सकता है। परोपकारी हित का मतलब ये होता है, देखिए, कि परोपकार का मतलब आप किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आप अपनी इच्छा से दूसरे के ऊपर या दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो ये इसका उद्देश्य केवल परोपकारी हो सकता है और कोई इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ओनली फॉर इनफर्टाइल इंडियंस। यानी कि ये केवल इनफर्टाइल इंडियंस, यानी कि जो बांझ दंपत्ति हैं, उन्हीं को ये अलाउड किया गया है सैरोगेसी भारत में। वही दंपत्ति इसका लाभ ले सकते हैं जो इनफर्टाइल हैं या जो बांझ हैं। इसमें कुछ एज को लेकर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हस्बैंड के लिए यानी कि पुरुष के लिए जो आयु सीमा है वो 26 से 55 निर्धारित की गई, और महिला यानी कि पत्नी की 23 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम या इससे ज़्यादा के किसी भी दंपत्ति को सैरोगेसी भारत में अलाउड नहीं है। और क्या चाहिए आपको, परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, यानी कि जिला मेडिकल बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक एक उनकी अनुमति चाहिए होगी। उसके बाद ही आप सैरोगेसी के प्रक्रिया को अपना सकते हैं, सैरोगेसी की प्रक्रिया को, प्रोसेस को आप शुरू कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। विडो एंड डाइवोर्स वुमेन अलाउड ओनली। यानी कि जो भी महिला, अगर एकल महिला है, सिंगल महिला है, तो वो सिंगल महिला या तो विडो हो या फिर तलाकशुदा हो, तो ही वह महिला सैरोगेसी का फ़ायदा ले सकती है, सैरोगेसी को अपना सकती है। अलाउड ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड हैविंग एनी मेंटल और इनक्यूरेबल डिसीज। यानी कि ये उसी दशा में अलाउड है उन दंपत्ति के लिए जिन दंपत्ति का पहला बच्चा कहीं ना कहीं किसी मेंटल हेल्थ के इश्यू से जूझ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसे एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और जिसका इलाज संभव नहीं है भविष्य में भी। तो वे दंपत्ति ही सैरोगेसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठा सकते। द कपल शुड हैव अ जेनेरिक रिलेशनशिप विद द वुमेन हु कंसीव।
जो भी महिला ये गर्भ धारण करेगी या जो भी महिला ये बच्चे को जन्म देने वाली है, उस महिला का संबंधित कपल के साथ कोई ना कोई आनुवांशिक रिश्ता होना चाहिए, वह उसके परिवार की सदस्य होनी चाहिए, तभी सैरोगेसी भारत में अलाउड की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। वाई द कंट्रोवर्सी बिगिन। अब कंट्रोवर्सी क्यों हुई या कंट्रोवर्सी के क्या कारण है, क्यों ये विवादों में फंसती जा रहा है ये एक्ट? तो सबसे पहला कारण है कि यह केवल ओनली इंडियन नेशनलिटी, यानी कि केवल भारतीय नागरिक को ही अलाउ किया गया है। विदेशी व्यक्ति भारत में आकर इस तरह का कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता है। जिनकी नागरिकता भारतीय नहीं है वे भारत में सैरोगेसी को अपना नहीं सकते, ना उसका वे प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। इनफर्टालिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है इसमें कि यानी बांझ होने का सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी है। आप इस सर्टिफिकेट के बिना सैरोगेसी की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। ओनली फीमेल ऑथराइज्ड, पुरुष यहाँ पर इसका या एकल पुरुष या सिंगल मेल सैरोगेसी की प्रक्रिया को नहीं अपना सकता। एक महिला ही इसको ऑथराइज किया गया है, एक महिला ही इसमें ऑथराइज की गई है, यानी कि अधिकृत की गई है, जो इसका फ़ायदा ले सकती है। एज रिस्ट्रिक्शंस है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए यानी कि पति पत्नी के लिए अलग अलग उम्र का निर्धारण किया गया है। इससे ऊपर या इससे कम वे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। हार्श पनिशमेंट है, जो भी इस वायलेशन करता है इस लॉ का, जो भी इस कानून को तोड़ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सजाओं का प्रावधान इसके अंतर्गत है। ओनली इंडियंस इज ऑथराइज्ड है, जैसा कि ये पहले ही क्लियर हो गया कि केवल इंडियन नेशनलिस्ट को ही ये इसमें अलाउड किया गया है और अन्यथा किसी और को अलाउड नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं इसके सामने आ रहे हैं। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो जीवन का अधिकार है, उसके अंतर्गत भी एक अधिकार शामिल है, निजता का अधिकार। वह इसमें कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। वो वायलेट कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें आप एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट जो है दंपत्ति को बनवाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनकी इनफर्टिलिटी की जो जानकारी है वह पब्लिक में या सोशली या सोसाइटी में कहीं ना कहीं सार्वजनिक होंगी। जो उनके प्राइवेट रिलेटेड इश्यूज़ है या प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 इज कम्प्लीटली इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी इसमें लेकर। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सैरोगेसी कैन बी अडॉप्टेड ओनली विद रिलेटिव्स। एक प्रावधान इसमें जो ये कि इसमें जो कंसीव करेगी महिला वो आपके संबंधी होनी चाहिए, वो आपके आनुवांशिक यानी कि आपके रिलेशनशिप में वो होनी चाहिए महिला, तो ही आप सैरोगेसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं उठा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है इस सैरोगेसी के माध्यम को लेकर, जो सैरोगेसी को लेकर जो परेशानियां सामने आ रही हैं वह। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो शोषणकारी माहौल था सैरोगेसी को लेकर, उससे ये सुरक्षा तो करता है यह कानून, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के कमर्शियल या कहीं ना कहीं व्यक्ति के कमर्शियल फ्रीडम को यानी कि उसकी व्यावसायिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। क्योंकि इससे पहले भारत में लॉ से पहले सैरोगेसी को लेकर कोई सख्त कानून नहीं थे, या ना कोई भारत में ऐसा कुछ कानून थे, लेकिन ऐसे कानून नहीं थे कि महिला को सुरक्षा उसमें पूरी तरह से मिल पा रही थी। तो इस कानून ने आकर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन तो रोक दिया है, लेकिन कमर्शियल फ्रीडम को भारत की या किसी व्यक्ति की उसको प्रभावित जरूर किया है। क्या होता था कि पहले विदेश से या कहीं से भी कोई दंपत्ति भारत में आया, उन्होंने एक किराए की कोख ली, सरोगेसी की प्रक्रिया को अपनाया, और कई बार ऐसा देखा गया कि संबंधित महिला से उस बच्चे को नहीं लिया गया, उस बच्चे को स्वीकार करने से बाद में मना कर दिया गया। बहुत बार ऐसे मामले भी देखने को मिले कि उस महिला को जिसने कंसीव किया उसको पूरी रकम नहीं चुकाई गई और मीडिएटर ने पूरी की पूरी रकम उसके माध्यम से रख ली। कई बार उस संबंधित महिला की मौत के मामले या उनकी बहुत गंभीर बीमारी के मामले भी देखने को मिले हैं, और उनकी पूछ लेने वाला कोई नहीं मिला भारत में। तो कहीं ना कहीं इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इस एक्ट ने कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया है वुमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन से। बट एक आपने टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म यानी कि मेडिकल पर्यटन। तो भारत मेडिकल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अन्य देशों की तुलना में, एशिया में आप कह सकते हैं अन्य देशों की तुलना में, यहाँ पर इलाज सस्ता पड़ता है। यूरोप की तुलना में भी सस्ता पड़ता है, यहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल हैं। तो भारत एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट ने, सैरोगेसी एक्ट ने, रेगुलेशन एक्ट 21 ने कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर दिया है। जो मेडिकल टूरिज्म का जो हब बन सकता था भारत, उसको प्रभावित कर दिया है। वो प्रभावित क्यों किया है? क्योंकि इसमें केवल इंडियंस को अलाउड किया गया है। इसमें बहुत सारे
प्रावधान ऐसे हैं कि जो आप वायलेट करेंगे इसका, तो कहीं ना कहीं आपको सजा, कठोर सजा का प्रावधान है। तो भारत एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी इस बात को लेकर। तो कंक्लूजन यही है कि महिलाओं के लिए तो सुरक्षाकारी सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यावसायिक हित इसमें प्रभावित हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो रिव्यू द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग सरोगेसी दैट हैव अराइजन रिसेंटली। तो अभी हाल ही में जो सरोगेसी को लेकर जो मुद्दा उठा है उसकी समीक्षा आप कीजिए। एंड ऑल्सो टेल हाउ मच द करंट लॉ अफेक्ट द कमर्शियल साइड ऑफ सरोगेसी। एंड इसके बारे में भी बताइए कि जो करंट लॉ है, यानी कि जो अभी वर्तमान जो कानून है सरोगेसी को लेकर, वो किस हद तक इसके व्यावसायिक पक्ष को प्रभावित करता है। तो आपके जीएस पेपर 2 जो आपका स्वास्थ्य का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं ये आपका टॉपिक जुड़ता है। एंड प्री के लिए मैंने आपको बता दिया, आप प्री के लिए इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, लिख के दिखाइएगा, कमेंट में आप डाल सकते हैं लिखकर, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसा लिखा है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।